हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर व्यू प्रेप गुरु। चलिए आज का एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, कंटेंट इनरिचमेंट, द हिंदू का। हाल ही में व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह कहा है कि जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल फोर्स में नहीं आ जाता, लागू नहीं हो जाता, तब तक वो अपने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू नहीं करेगा। यानी कि यह जब लागू हो जाएगा उसके बाद वो डिसाइड करेगा इस लॉ के आधार पर कि लागू करना है या नहीं करना है। हाल ही में व्हाट्सएप जो है काफ़ी ज़्यादा मैसिव क्रिटिसिज्म झेला था ग्लोबली, चाहे इंडिया हो या फिर विदेशी लोग हो या फिर मीडिया हो, सभी ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था बिकॉज ऑफ इट्स न्यू प्राइवेसी पॉलिसी, जिसके तहत इसने कहा था कि यह अपने डेटा को अपने पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ साझा करेगा। चलिए डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्य पर्पस ये है कि जो पर्सनल डेटा हैं यूज़र्स के, उसको सेफगार्ड किया जाए। इससे जो उनके राइट टू प्राइवेसी का जो राइट है वो भी एक तरीके से स्ट्रेंथन होता है। इसके तहत डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा जो लगातार मॉनिटर करेगी कि जो लॉ है वो परफेक्टली कंप्लाइंट हो पा रहा है कंपनीज के द्वारा कि नहीं। इट विल बी independent and powerful regulator. Independent means not regulated by government, not under the control of the government. Significance of the bill, right to privacy, yes, जो हमने अभी डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी पहले भी यह कहा है कि राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और ये जो बिल लाया गया है वो ऑलरेडी रिकमेंड किया गया था श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा भी। तो मेंस में यह सवाल उठ सकता है कि राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है, पर डिजिटल रिवॉल्यूशन की वजह से इसके सामने कुछ चैलेंज आ गए हैं और इसको क्रिटिकली डिस्कस करें। नेक्स्ट है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल्स आए थे, दोनों को मिला करके यह बनाया गया है। हाल ही में केन एनर्जी जो कि ब्रिटेन बेस्ड प्राइवेट कंपनी है, उसने फ्रांस के कोर्ट में एक केस दायर किया था इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और वह केस जीत गई, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के जो 20 प्रॉपर्टीज़ थे पेरिस में, उसको इसने सीज करवा दिया, फ्रीज करवा दिया। बैकग्राउंड ऑफ द केस को जानते हैं। 2012 में एक रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ पास किया गया था। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि यह टैक्स लॉ की जो एप्लीकेबिलिटी है 2012 से पहले ही लागू कर दी गई, मतलब कि पास 2012 में हुआ लेकिन एप्लीकेबल 2008 या 2005 से ही होगा, वोडाफोन केस को ध्यान में रखते हुए। इसके तहत कहा गया कि यह नया टैक्स लॉ तो है लेकिन इस लॉ में जो भी प्रोविजंस है वो पहले से लागू होंगे, और इसके तहत आपने ये टैक्स नहीं दिया है तो इसके लिए आपको पेनल्टी इसके देनी पड़ेगी, प्लस वो टैक्स भी भरना पड़ेगा। और वोडाफोन को ध्यान में रखते हुए किया गया था, और केर्न भी इसमें फंस गया। नतीजा 2020 में इसने केस कर दिया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गया, और इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट वहाँ के जो तीनों जजेस थे, 3 जजेस ही बैठे, तो तीनों के तीनों ने एक साथ यह कहा कि यह ब्रीच ऑफ गारंटी है, इट्स अगेंस्ट गारंटी ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, और इंडियन यूके के बीच की जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है उसके भी अगेंस्ट है। और इन सब की वजह से जो है ब्रिटिश बेस्ड एनर्जी कंपनी को $1.2 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो कि गवर्नमेंट को कंपनसेट करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इसको माना नहीं है। खैर, केर्न ने प्रेशर बनाने के लिए 2020 के बाद अब यहाँ पर भी केस किया था, और ये केस जीत गई है, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बन गया है कि अब इसे वह जल्द से जल्द लागू करे। PCA के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को कैटर किया जाता है ताकि जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए आर्बिट्रेरली विदाउट जुडिशियल सिस्टम में जाए बिना। और इसका जो हेडक्वार्टर है डेट इज़ इन हेग, नीदरलैंड। जितने भी डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं वो सब बाइंडिंग होते हैं और इसको फर्दर कैरी ऑन नहीं किया जा सकता। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इंडिया में जो है उसको हम लोग जान लेते हैं। पहले तो इसका डेफिनेशन क्या है। इसका मतलब होता है कि लिटिगेशन में बिना फंसे जो है कोर्ट में बिना जाए इशू को सेटल कर दिया जाए। 4 मेथड्स हैं: आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कॉन्सिलिएशन एंड नेगोशिएशन। इसमें दोनों ही पार्टी के कोऑपरेशन को फोकस में रखते हुए डिसीजन लिया जाता है कि दोनों को इस डिसीजन को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से माने बजाय कि फोर्स किया जाए। ये एक लेस फॉर्मल मेथड होता है। इसमें एविडेंस के सिस्टम को भी रिलैक्स किया जाता है। लीगल लॉज भी यहाँ पे उस तरीके से नहीं माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल डायरी एंट्री हुआ, राइट, या फिर कच्चा बिल हुआ, रॉ बिल्स हुआ, वो सब लीगल कोर्ट्स में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे एडमिशेबल लिया जा सकता है। आर्बिट्रेशन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होता है या ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होता है, वो दोनों पार्टीज़ के बातों को सुनते हैं और उसके बाद अपना डिसीजन देते हैं, यानी जज का ही काम करते हैं, और जज की तरह ही यहाँ पर उनका डिसीजन बाइंडिंग होता है, और नन दैट कांट बी अपील्ड फर्दर, ये भी प्रोविज़न होता है। नेक्स्ट है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन जो है अनलाइक आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन और
निगोसिएशन, तीनों ही एक तरीके का नॉन बाइंडिंग प्रोसीड्योर होता है। कॉन्सिलिएशन और मीडिएशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, तीसरा पार्टी जो होता है वो इम्पार्शियल बंदा होता है और वो कोशिश करता है कॉन्सिलिएशन में कि दोनों को मना करके डिसीजन ले लिया जाए, दोनों ही अपने राजी खुशी से बात को मान लें। और मीडिएशन में बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि यहाँ पर जो है वो पर्सन अपना व्यू भी देता है, राइट। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पार्टी का व्यू सेकंड पार्टी पे रखा, सेकंड पार्टी का व्यू फर्स्ट पार्टी पे रखा, कॉन्सिलिएशन में ऐसा होता है, बल्कि अपना थर्ड व्यू भी यहाँ पे देता है। थोड़ा सा कहा जाता है यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदा होता है। नेगोशिएशन में दोनों पार्टी अपने समझबूझ से जो है अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेती है, राइट। जैसे दो बंदे जो है लड़ने लगे और लेकिन बाद में उनका बुद्धि जागा और इससे पहले की बात आगे बढ़ती दोनों ने एक दूसरे को अपने समझबूझ से मैटर को सेटल कर दिया। एडवांटेज इसका है, सस्ता है, काम है, समय भी कम लगता है, राइट। और इसके जो सॉल्यूशन है वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस के लिए भी ओपन होता है। वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता है कि आपको कानून में लिखा है कि 5 करोड़ फाइन होना चाहिए, 5 साल की सज़ा होना चाहिए, 5 लाख फाइन होना चाहिए, 5 साल की सज़ा होनी चाहिए, तो कानून में जो लिखा है वो आपको करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन हो सकते हैं सेम केसेस के लिए, अलग आर्बिट्रेशन कोर्ट में अलग अलग कॉन्सिलिएशन सिस्टम में अलग अलग सॉल्यूशन दिया जाए, राइट। बट इसमें एक चीज़ एडवांटेज है, अनलाइक कोर्ट की ग्रेटर सेटिस्फैक्शन दोनों को मिलता है, यानी कि दोनों पार्टीज खुश रहते हैं। एडीआर इंडिया में देख लेते हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट और न्यू आर्बिट्रेशन एंड काउंसिल एक्ट के तहत आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को इनकरेज किया जाता है। जैसे कि लोक अदालत यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है इसी प्रोविजंस के तहत, जिसमें कि एक जुडिशियल ऑफिसर होता है और उसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। इसमें कई सारे केसेस सेटल किए जाते हैं, काफ़ी सारे केसेस वहाँ पे आते हैं, खासकर गाँव में। इसमें एक जुडिशियल सिस्टम में प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके तहत जो एक्यूज्ड होता है वो प्रोसिक्यूशन पे जो चार्जेस लगाता है वो चाहे तो जो ओरिजिनल चार्जेस लगने चाहिए उससे कम इंटेंसिटी का लगा सकता है, ताकि तो प्रोसिक्यूशन पे जो ये होना चाहिए एक्यूज्ड पे जो लगना चाहिए, राइट, जो सेंटेंसमेंट या जो फाइन वो कम लगे। इशू विद एडीआर देख लेते हैं। कॉस्ट यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा है, सर्विस प्रोसीड्योर है। इनफैक्ट एडीआर के नाम पे कई लोग लूटते हैं, यहाँ पे लूटना ज़्यादा होता है कि तुम लोग कोर्ट क्या जाओगे भाई, मेरे ही पास आ जाओ, मैं तुम लोगों का सुनता हूँ और रिजॉल्व कर देता हूँ। उसके बाद वो पैसे की डिमांड करता है, कोर्ट जाओगे तो तुमको इतना लगेगा, 1 लाख रुपये लगेगा, मेरे को 10,000 दे दो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। उसके बाद दे दिया, दोनों ने 10,000, लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, वो दूसरे दिन बुलाता है, फिर और पैसे मांगता है, बस ये चलता रहता है। यदि लॉयर की देखें तो लॉयर्स भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को प्रमोट करते हैं। एक्यूज्ड के लॉयर और विक्टिम के लॉयर्स मिलके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं, पर इसमें भी ये लंबा खींचता है। ये कोशिश करते हैं कि लंबा से लंबा खींचे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले अपने क्लाइंट्स से। पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होता, और भी लॉयर्स क्या डिस्कस कर रहे हैं ये नहीं पता, राइट। लोक अदालत में क्या हो रहा है ये नहीं पता, क्योंकि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, सिर्फ पार्टीज वगैरह जो हैं वो सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी का इशू इसमें आता है। अब अनप्रोफेशनलिज्म जो हमने देखा, अब अनप्रोफेशनलिज्म भी हो लोक अदालत में, फॉर एग्जांपल कि अनप्रोफेशनली केस को हैंडल किया गया और डिसीजन ऑफ बाइंडिंग होता है, तो क्या होगा, जस्टिस इज डिनाइड अगेंस्ट आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी अगेंस्ट लॉ। कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, आर्बिट्रेशन स्टिल जो है इनहेरेंट पोटेंशियल, आर्बिट्रेशन के पास पोटेंशियल तो बहुत है, नो डाउट, और ये जितने भी मोड्स हैं, बाकी 3 मोड्स और भी हैं जिसको हमने डिस्कस किया, उससे यह बेहतर परफॉर्म कर सकता है, कहीं से बेहतर कर सकता है। लेकिन आर्बिट्रेशन सिस्टम अभी इंडिया में वेल डेवलप्ड नहीं है, तो उसके लिए जो बदलाव चाहिए, लीगल चेंजेस या नए लॉज चाहिए, उसको इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। क्वेश्चन हो सकता है, डिस्कस नीड और अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, एक्सप्लेन द स्टेप्स अवेलेबल टू इंडिया आफ्टर द करेंट केस डिसीजन इन परमानेंट। PDF डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।